नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूएन के मानवीय मामलों के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि अगर अगले 48 घंटों में गजा में मदद नहीं पहुंचती है तो वहां 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। उन्होंने कहा कि मैं अगले 48 घंटों में जितना हो सके इन 14,000 बच्चों को बचाना चाहता हूं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक टॉम फ्लेचर ने ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा की ओर से जारी किए गए संयुक्त बयान की सराहना की। फ्लेचर ने बताया कि सोमवार को गजा में मदद के लिए 5 ट्रक पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने इस मदद को समंदर में एक बूंद जैसा बताया। इजराइल ने गजा में 10 हफ्ते की मानवीय मदद की नाकाबंदी के बाद सोमवार को वहां जरूरी मात्रा में भोजन ले जाने की मंजूरी दी थी। क्या चीन भारत की चिकन नेक दबाने की योजना बना रहा है? दरअसल बांग्लादेश के लालमोनेहराट में द्वितीय विश्व काल के एक निष्क्रिय एयरबेस को फिर से बनाने में चीन लगा हुआ है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। यह एयरबेस भारतीय सीमा से मात्र 12 से 15 किलोमीटर दूर स्थित है और भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उससे लगभग 135 किलोमीटर दूरी पर है। ये संकीर्ण गलियारा भारत के मुख्य भूभाग को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में चीनी अधिकारियों ने इस एयरबेस का निरीक्षण किया था, जिससे बीजिंग की बढ़ती रुचि का संकेत मिलता है। हालांकि इस परियोजना का उद्देश्य सैन्य या नागरिक स्पष्ट नहीं है, लेकिन भारत के लिए इस संवेदनशील क्षेत्र के निकट चीनी समर्थित बुनियादी ढांचे की उपस्थिति रणनीतिक चिंता का विषय है। यह कदम चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य हिमालयी सीमाओं के साथ अपनी उपस्थिति को बढ़ाना है, जिससे दक्षिण एशिया में सैन्य और आर्थिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान की संभावित भागीदारी के साथ ये विकास भारत के लिए भू राजनीतिक जटिलताओं को बढ़ा सकता है। भारत के एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने के लिए हवाई प्लेटफॉर्म समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मई के दूसरे सप्ताह में जवाबी हमलों के दौरान चिनार कोर द्वारा कम से कम 64 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए और 96 घायल हुए। चिनार कॉर्प्स के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि संदेश स्पष्ट था, हमारी जवाबी कार्रवाई में हम 3 गुना ज्यादा जोरदार हमला करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अप्रैल में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से गठित जांच समिति ने गंभीर खुलासे किए हैं। इसमें कहा गया है कि हिंसा में टीएमसी के स्थानीय नेता की भूमिका थी। हमलों का नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने किया। रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में खासतौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। पीड़ितों ने कई बार पुलिस को कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। वक्फ मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सुनवाई को 3 चिन्हित मुद्दों तक ही सीमित रखने को कहा। सरकार ने जिन मुद्दों पर सुनवाई सीमित रखने की अपील की है, उनमें एक मुद्दा है अदालत द्वारा घोषित वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड संपत्ति को डिनोटिफाई करने का है। दूसरा मुद्दा केंद्रीय और प्रदेश वक्फ बोर्ड के गठन से जुड़ा है, जिनमें गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने का विरोध हो रहा है। तीसरा मुद्दा वक्फ कानून के उस प्रावधान से जुड़ा है जिसमें जिलाधिकारी द्वारा जांच और उसकी मंजूरी के बाद ही किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाएगा। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका कड़ा विरोध किया और तर्क दिया कि सुनवाई को खंडित नहीं किया जा सकता है और कानून के व्यापक संवैधानिक निहितार्थों को संबोधित किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया, कोई भी सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कोई धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया नहीं, बल्कि मुसलमानों द्वारा संपत्ति को अल्लाह के नाम समर्पित करना है। कपिल सिब्बल वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि नए कानून के अनुसार वक्फ में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना गलत है। इससे मुसलमानों का नियंत्रण वक्फ पर खत्म हो सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि और सिख धार्मिक संस्थानों में ऐसे बाहर के लोग नहीं होते, सिर्फ उनके धर्म के लोग ही होते हैं। फिर वक्फ में ही बाहर के लोगों को क्यों रखा जा रहा है? चीफ जस्टिस BR गवई ने पूछा, तो बोध गया क्या है जहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों पूजा करते हैं? सिब्बल बोले, मुझे पता था आप ये पूछेंगे। उन्होंने कहा कि पूजा स्थल एक हो सकता है पर धर्म अलग अलग। उन्होंने कहा कि वक्फ मस्जिदों से जुड़ा है। वक्फ का बनना धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि धार्मिक प्रक्रिया है। मुसलमान अपनी संपत्ति को खुदा के नाम वक्फ करता है।
वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान केस में दूसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नए कानून में वक्फ रजिस्ट्रेशन इतना कठिन बना दिया गया है कि इंसान बस दफ्तरों के चक्कर ही काटता रहेगा। ये डर पैदा करने जैसा है। हर धर्म में धर्म संप्रदाय होते हैं। कौन सा धार्मिक धर्म संप्रदाय आपसे ये साबित करने के लिए कहता है कि आप पिछले 5 सालों से इसका पालन कर रहे हैं? कौन उनसे धर्म का सबूत मांगता है? सिंघवी ने कहा कि जैसे ही नए कानून के तहत कोई विवाद उठता है, संपत्ति का वक्फ का दर्जा खत्म हो जाता है। वहीं वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि पहली बार किसी कानून में धर्म की परिभाषा बदली गई है। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। एक सिख नागरिक ने कहा कि मैं भी वक्फ में योगदान देना चाहता हूं, लेकिन इस कानून से ये संभव नहीं। चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि जो कानून संसद से पास होता है उसे संविधान के अनुसार माना जाता है। जब तक कोई बहुत गंभीर गलती ना हो, अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उन पर पाकिस्तान की लाइन दोहराने और यहां तक कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से तुलना करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने राहुल का पोस्टर जारी करते हुए उसमें आधा हिस्सा पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का और आधा राहुल गांधी का दिखाया। हालांकि राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर जो आरोप लगाए हैं, बीजेपी उनका ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है, लेकिन वो इस तरह की हरकत पर उतर आई है। राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों के बाद यह वाक युद्ध शुरू हुआ, जिसके बारे में भाजपा का दावा है कि यह पाकिस्तान के नैरेटिव से मेल खाता है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही है। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वो 2 भाजपा नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है, जिनका रोज का काम कांग्रेस के खिलाफ द्वेषपूर्ण झूठ फैलाना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2 व्यक्तियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर रही है, जो सत्य और शालीनता पर धब्बा है, जिनका रोज का काम ही कांग्रेस और इसके नेतृत्व के खिलाफ द्वेष के साथ झूठ फैलाना है। बता दें, इससे पहले आज भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आधुनिक युग का मीर जाफर कहा और कहा कि कांग्रेस नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। अब इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर पहलगाम में सुरक्षा दी गई होती तो लोगों की मौत नहीं होती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इसलिए कश्मीर नहीं गए क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने मना किया था। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ने पर्यटकों से पहलगाम ना जाने को क्यों नहीं कहा। अगर आपने उन्हें बताया होता तो 26 लोगों की जान बच सकती थी और ये छोटा सा युद्ध भी रुक सकता था। कांग्रेस के दावों के सुन सवाल कई गंभीर भी हैं कि सुरक्षा चूक है या रणनीति। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेश नीति को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 सालों से लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन जब भारत को पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत थी तो कोई भी देश हमारा साथ देने के लिए आगे नहीं आया। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने 151 विदेश यात्राएं की हैं और 72 देशों का दौरा किया है। इनमें से 10 बार उन्होंने अमेरिका का दौरा किया है। फिर भी मोदी सरकार की विदेश नीति के तहत हमारा देश अकेला खड़ा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी का काम सिर्फ विदेश जाकर फोटो खिंचवाना है? सीज फायर को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर सशस्त्र बल आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे, तब अचानक सीज फायर की घोषणा कर दी गई। खड़गे ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहकर हमारे देश का अपमान किया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया है और इसे कम से कम 7 बार दोहराया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एकजुट था, लेकिन मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के बारे में देश की जनता को स्पष्टता न देकर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया के कई देशों में जानने वाले भारतीय सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भारत सरकार ने टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान का नाम भी शामिल किया। इस पर टीएमसी ने आपत्ति जताई और ये तक कहा था कि इस बारे में केंद्र ने टीएमसी से सलाह नहीं ली थी। टीएमसी ने इसको लेकर सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी के नाम की सिफारिश की। अभिषेक को जेडीयू के संजय कुमार झा की अध्यक्षता वाले समूह में यूसुफ पठान की जगह शामिल किया गया है। यह प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर की यात्रा करेगा। सहायक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर छात्रों और फैकल्टी में आक्रोश है। अशोका यूनिवर्सिटी के छात्रों, विशेष रूप से उनके बनिश द पोएट्स कोर्स के विद्यार्थियों ने एक बयान जारी कर प्रोफेसर की गिरफ्तारी को गलत और शैक्षणिक आजादी पर हमला करार दिया। अशोका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी एसोसिएशन ने भी इस गिरफ्तारी की निंदा की है, इसे योजनाबद्ध उत्पीड़न करार दिया है। बता दें 18 मई को दिल्ली स्थित आवास से उन्हें हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया था। प्रोफेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी है। यूनिवर्सिटी का माहौल तनावपूर्ण है और अब सबकी नजरें 27 मई की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
अमरनाथ की यात्रा की तैयारियों को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अमरनाथ जी की यात्रा 2 रास्तों सोनमर्ग, बालटाल और पहलगाम से आयोजित की जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सभी यात्री यहां से सुरक्षित जाएं। एक बार अमरनाथ यात्रा शांति से हो जाए, फिर हम पर्यटन को दोबारा से सुचारू रूप से शुरू कर सकते हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद से वहां सैलानियों की संख्या में कमी आई है। अमरनाथ की यात्रा का एक बेस जम्मू कश्मीर का पहलगाम भी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर का प्रमोशन हुआ है। उन्हें अब फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में संघीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पाक की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का आधिकारिक स्टूडेंट विंग लॉन्च किया। इसे एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स यानी ASAP नाम दिया गया है। पार्टी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसे लॉन्च किया। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि चुनाव लड़ना ही छात्र राजनीति नहीं है, ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है। देश के सिर्फ 5% कॉलेजों में ही चुनाव होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ASAP स्कूल कॉलेजों में सामाजिक और सांस्कृतिक समूह बनाएगी, जहां छात्र विचार और रचनात्मकता के जरिए जुड़ेंगे। एनसीपी नेता छगन भुजबल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने आज राजभवन में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे। भुजबल के शपथ लेने के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने न्यूज एजेंसी NI से बातचीत में कहा कि छगन भुजबल पहले भी मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कई बार कई विभाग को लीड किया है। वो पुराने शिव सैनिक भी हैं। उनकी शुरुआत शिवसेना से हुई। एकनाथ शिंदे ने जिससे जब पूछा गया कि छगन भुजबल को कौन से विभाग दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि विभाग देना मुख्यमंत्री का अधिकार है। भुजबल अच्छा काम करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा की ओर से जारी संयुक्त बयान का जवाब दिया। इन देशों ने इजराइल से गजा पर हमले फौरन रोकने की मांग की। नेतन्याहू ने कहा कि ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस के नेता हमसे उस युद्ध को रोकने की मांग कर रहे हैं जो हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही ये देश फलस्तीनी राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं। इजराइल की सरहद पर हमास आतंकवादियों को नष्ट करने से पहले ही ये देश चाहते हैं कि इजराइल युद्ध रोक दे। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध उसी वक्त खत्म हो सकता है जब हमास सारे इजरायली बंधकों को रिहा कर दे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।